नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस वक्त वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा रोड शो चल रहा है और काशी की सड़कों पर भारी जनसैलाब है व्यूअर्स। लेकिन आज सुबह मेरे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वक्त बिताने का मौका दिया। इस दौरान मैंने प्रधानमंत्री मोदी से वो तमाम सवाल पूछे जिनका जवाब आप यानी देश की जनता और वोटर्स जानना चाहते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में अपना नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं और नॉमिनेशन से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने न्यूज 18 से एक बड़ा संवाद किया है जिसमें मुस्लिम आरक्षण से लेकर 400 सीटों वाले मिशन तक की बात है, राम मंदिर से लेकर विपक्ष की गाली तक, बीजेपी के मिशन साउथ से लेकर विपक्ष के पीएम वाले फॉर्मूले तक प्रधानमंत्री मोदी से हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। लेकिन आज प्रधानमंत्री से मैंने यह भी पूछा कि आपका BFF यानी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर कौन है। इसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी इंटरेस्टिंग जवाब दिया है। तो अब से कुछ देर में आपको यह पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री का बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर कौन है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की बड़ी बातें कौन सी हैं। जो इंटरव्यू इस समय ट्रेंडिंग इंटरव्यू है, देश के सभी राज्यों में घूमा, बीजेपी की आंधी चल रही है। पहली बड़ी बात इस इंटरव्यू में यह निकल के आई, सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान की बात ही अब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष मान ले, यह बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दक्षिण के राज्य में इस बार सरप्राइज करने वाले हैं। तेलुगु राज्यों में क्या होगा, कर्नाटक में क्या होगा, इसके अलावा तमिलनाडु में क्या होगा, आंध्रा में क्या होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और रोज 2 किलो गाली खाता हूं, इसी से मुझे ऊर्जा मिलती है, यह बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसमें बात यह बोली क्योंकि आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने उनको तानाशाह कहा और संजय राउत ने तो सारी हदें पार कर दी और कहा कि कब्र की बात करी और साथ ही साथ औरंगजेब की बात करी। तो हर सवाल पर जवाब है। जो आपके मन में शायद कुछ सवाल होंगे, उन तमाम सवालों का जवाब है और यह वॉक द टॉक है। यानी आप सोच सकते हैं कि पटना की धरती से यह साक्षात्कार वाकई ट्रेंड सेटिंग है। पांचवी बड़ी बात, माताओं और बहनों का आशीर्वाद राजनीति से परे है। आप देखिए, क्या नरेंद्र मोदी एक इमोशन है, यह बार बार कही जाती है बात, लेकिन क्या वाकई माताओं और बहनों से यानी इस देश की मातृशक्ति से नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कनेक्शन है, उसकी भी बात करी। लेकिन आखिरकार वो कौन से सवाल हैं, वो कौन से सवाल हैं, वो कौन से जवाब हैं, कुछ उसके अंश देखिए। अभी एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी, ये क्या आप? ये मेरा बयान नहीं है, आपने बोला इसमें। और पीएम का बेस्ट फ्रेंड कौन है, सवाल जब मैंने पूछा तो प्रधानमंत्री थोड़ा चौंक गए। लेकिन क्या था वो सवाल, देखिए जरा। जेनजी जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है, BFF बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर? मतलब क्या मतलब आपका कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? तो प्रधानमंत्री का जवाब क्या था, यह जानने के लिए मिशन 400 प्लस में प्रधानमंत्री क्या सोचते और समझते हैं, यह जानने के लिए प्रधानमंत्री का अभूतपूर्व साक्षात्कार यानी ये मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। ये चुनाव आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक करेगी, करेगी और करेगी। विपक्ष कह रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि ये आंधी है, आंधी। वो नेता नहीं तय कर पा रहे हैं,
वो एजेंडा तय नहीं कर पा रहे हैं। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी, ये क्या आप... ये मेरा बयान नहीं है, ये बयान है कांग्रेस के विश्वस्त सलाहकार का, और उन्होंने निर्णय करके लिया है कि हम रामलला को फिर से एक बार टेंट में बेच के ही रहेंगे। लालू जी ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही है, उन्होंने बोला कि मुस्लिम का आरक्षण होना चाहिए। उन्होंने आरक्षण होना चाहिए इतना ही कहा नहीं था, नहीं, उन्होंने ये कहा है पूरा का पूरा। इस चुनाव में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं, औरंगजेब कहा गया महाराष्ट्र के एक नेता ने, आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है? कि जितनी गंद उछालेंगे, जितना कीचड़ उछालेंगे जी, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं और ये खास मेहमान भारतीय इलेक्शन यानी जो इस समय इलेक्शन सीजन है उस पे सबसे बड़ा एजेंडा है। इस मेगा एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में मेरे साथ मौजूद हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरे साथ इस चुनावी सीजन का सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं सबसे बड़े मेहमान है, यानी एक मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं। मोदी जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पे। नमस्कार। नमस्कार भैया, आपके सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। मोदी जी, चौथे चरण की वोटिंग जारी है, 3 चरण संपूर्ण हो चुके हैं। ये चुनाव आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है? खासतौर पर तेलुगु स्टेट्स में भी वोटिंग है। पहले 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं उससे मैं साफ देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कहो या उसके साथी कहो जी, सबके सब एक प्रकार से दिशाहीन नजर आते हैं। अब देखिए, आपको कहीं पर भी इंडिया अलायंस नजर नहीं आएगा। वो नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, वो एजेंडा तय नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि मोदी का घोर विरोध, मोदी को गाली गलौज जी, उसी से उनका काम चल जाएगा और वो उसी के आधार पर जी, चुनाव जीतना चाहते हैं। देश, इतना बड़ा देश, जी, आज खास करके जो नौजवान मतदाता है जी, वो ये हमेशा सोचता है कि भाई आखिरकार इतने बड़ा देश, इतनी विविधताएं, ऐसा कौन नेता है जी, जिसको संभाल पाएगा? नाम बताओ। इंडिया अलायंस के लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं और वो कहते हैं बाद में, फिर इतना भी कहते हैं कि भाई, अभी एक मैंने कहीं अखबार में पढ़ा, वो एक ऐसी फॉर्मूला ला रहे हैं जी, जिस फॉर्मूला में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, हर वर्ष एक प्रधानमंत्री। अगर हर वर्ष एक प्रधानमंत्री वो लाएंगे जी, तो आप मुझे बताइए कि देश का क्या होगा? आपको गांव के लोग बड़ी मजेदार कथा सुनाते हैं जी, कि एक बार 10 किसान इकट्ठे हुए जी, और उन्होंने सोचा कि भाई कुछ पानी के बिना क्या होगा, तो मिलकर के उन्होंने जो पानी की जांच करने वाले लोग हैं तो उनको बुलाया। तो कहा भाई पानी तो निकल सकता है, अगर 100 मीटर ट्यूबवेल कर देंगे तो पानी आपको निकलेगा और पानी मिलेगा। तो फिर 10 किसानों ने कहा ऐसा करो भाई, 10 मीटर मेरे यहाँ गड्ढा करो। जी, दूसरे ने कहा 10 मीटर मेरे यहाँ करो। तीसरे 10 ने कहा 10-10 मीटर कर लो, 100 मीटर हो जाएगा, क्या पानी निकलेगा क्या? तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश को वो समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। मैं कल भी बोला हूं जी। अब वो ठीक है कि उनकी चिंता ये है, आगे कांग्रेस का एजेंडा क्या है, 400 पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनका एजेंडा नहीं है कि वो कितनी सीटें जीतेंगे और कैसे जीतेंगे,
मैंने करीब करीब हिंदुस्तान के एक 3-4 राज्य बाकी है, सभी राज्यों का भ्रमण किया है और सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि ये आंधी है, आंधी बड़ी आंधी और 2019 से बड़ी वाली आंधी 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। विपक्ष 19 से 24 में विपक्ष के नाते भी विफल गया है। जो लोग विपक्ष के नाते भी विफल गए हो जी। उनको इतना बड़े देश का कारोबार कौन देगा भाई? लेकिन एक सवाल मन में आता है कि बीजेपी ने 2019 के अंदर 303 सीटें अपने दम पर पाई। हिंदी भाषी राज्यों में एक तरह से बहुत बड़ी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन इस बार क्या वो रिपीट हो पाएगा? और आप देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी, जो आप इतनी पुरानी सोच के साथ बैठे हुए हो, गोवा जी, ये क्या हिंदी भाषी है क्या? गुजरात हिंदी भाषी है क्या? महाराष्ट्र हिंदी भाषी है क्या? असम हिंदी भाषी है क्या? बंगाल हिंदी भाषी है क्या? कर्नाटक हिंदी भाषी है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है और पूरे देश में मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक करेगी, करेगी और करेगी। और ये मोदी कहता है इसलिए करेगी ऐसा नहीं, देश के 140 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है, इसलिए 400 पार होना है और भारतीय जनता पार्टी भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और एनडीए भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। तेलुगु स्टेट्स में आपको क्या लगता है? आंध्रा में, तेलंगाना, आंध्र एंड तेलंगाना जी, इस चुनाव में साउथ सबसे बड़ा सरप्राइज देगा। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, विपक्ष को भी सभी साउथ, में विपक्ष को सभी भी में साउथ से उम्मीद है बहुत ज्यादा। सभी में ऐतिहासिक परिवर्तन आपको नजर आएगा और बहुत बड़ी सिद्धि जी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में रहेगी। जी, ये बिल्कुल साफ नजर आता है और मैं मानता हूं जी, कि तेलंगाना क्लीन स्वीप करेगा। जिन राज्यों में राज्यों के चुनाव है वहां भी जहां भारतीय जनता पार्टी है वो रिपीट करेगी, जहां एनडीए है वो नई सरकार बनेगी और इसलिए इन सभी राज्यों में जी, सरकार बनना तय है। आंध्र तेलंगाना में भी क्लीन स्वीप होने वाला है। एक मैं पूरे देश घूम रहा हूं चुनाव के लिए। एक चीज मैंने देखी, इस चुनाव में नैरेटिव बार बार बदले। पहले नैरेटिव आया रिजर्वेशन का, फिर आया नैरेटिव कि बीजेपी के लीडर्स के फेक वीडियो चलाए गए। नैरेटिव बार बार बदल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? इसको आप नैरेटिव नहीं कह सकते हैं। चुनाव का नैरेटिव एक ही है और वो है फिर से एक बार मोदी सरकार। जी, चुनाव मोदी का फैक्टर है इस चुनाव का। चुनाव का नैरेटिव एक ही है, अब की बार 400 पार। नैरेटिव वही है, लेकिन एक नैरेटिव जो पूरे लोग देश- हताश हैं, निराश हैं, जो मुद्दों की तलाश में हैं, जी, उनके लिए बार बार वो खोज रहे हैं कैसे टिके, कैसे लोगों के बीच में रहे, इसलिए उनको ये खेल करना पड़ रहा है। लेकिन वो नीचे तक लोगों को बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप पर बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि आप अपनी तीसरी टर्म में वापस आए। मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है जी, देश की जनता का प्यार, यही मेरी बहुत बड़ी शक्ति है। जी, देश की जनता के आशीर्वाद यही बहुत बड़ी पूंजी है और इसलिए प्रेशर मैं देख रहा हूं कि इंडिया अलायंस में है, क्योंकि उनके इंडिया अलायंस बन ही नहीं पा रहा है। अब बनते ही बनते देखिए केरल में जाके, लेफ्ट उनका सबसे बड़ा साथी, जी, जी, केरल में जाकर के ही उन्होंने उन पर छुरा भोंक दिया, खुद चुनाव लड़ गए। और मैंने पूरे चुनाव में सबसे तीखी आलोचना, सबसे तीखी भाषा जी, अगर मैंने कहीं सुनी है तो वो मैंने वायनाड की सीट पे सुनिए। वायनाड में सुनी है, केरल में सुनी है,
जहां कांग्रेस की इतनी भद्दी तरीके से आलोचना हुई और कांग्रेस ने अपने इंडिया अलायंस के साथी के खिलाफ इतनी भद्दी भाषा में बोला। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी, ये क्या ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। ये बयान है कांग्रेस के विश्वस्त सलाहकार का, जो कांग्रेस के 30 साल तक और टॉप परिवार के सलाहकार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये तय है और उन्होंने निर्णय करके लिया है कि हम रामलला को फिर से एक बार टेंट में भेज के ही रहेंगे। सुपर कमीशन बनाने की बात हाँ, रामलला को फिर से टेंट में भेज करके ही रहेंगे, ये उनके सलाहकार ने कहा है। ये कांग्रेस वालों ने निर्णय किया है और देश को पूरा भरोसा है कि इस प्रकार की करने की इनकी आदतें हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए जी कुछ भी करना इनकी आदत है। एक सवाल और, हम बिहार की धरती पे है, आरजेडी यानी लालू जी की पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, इंडिया अलायंस देखने को मिल रहा है। लालू जी ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही है, उन्होंने बोला कि मुस्लिम का आरक्षण होना चाहिए, क्या देखते हैं आप? उन्होंने आरक्षण होना चाहिए इतना ही कहा नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने ये कहा है पूरा का पूरा जी, मतलब SC, ST, OBC उनको जो आरक्षण है वो अब मुसलमानों को देना चाहिए। और संविधान सभा ने गंभीर चर्चा करके तय किया था कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के भी विचार बहुत स्पष्ट रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। पंडित नेहरू भी इसी विचार के थे, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति और सत्ता की भूख ने इनको इतना नीचे गिरा दिया है कि वो देश को फिर से एक बार धर्म के आधार पर बांटने के रास्ते खोज रहे हैं, बांटने के तरीके खोज रहे हैं जी। और उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण है। पाकिस्तान का मुद्दा एक बार फिर चुनाव के अंदर आ गया है। तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था वो पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको देश की सेना के प्रति नफरत का भाव पड़ा हुआ है और इसलिए देश के सेना नायक को उन्होंने एक बार जी गली का गुंडा कहा था। जिनकी भारत की सेना के प्रति ये भाव होंगे उनसे आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो? पाकिस्तान भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई ऐसा कहता नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं कहता है। हाल ही में पाकिस्तान ने तो राहुल गांधी की तारीफ करी थी, पाकिस्तान के एक नेता लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान में जी सदन में उनके नेताओं ने भाषण किया है जी कि भाई ये जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करके जाते हैं, एयर स्ट्राइक करके जाते हैं और हम हाथ से हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं, ये उनके भाषण है वहां के। अगर हमारी बात नहीं माननी है, हमारी देश की सेना की बात नहीं माननी है जी, तो वो अपने मित्र पाकिस्तान के लोगों की बात तो सुन लें, उनको तो मान लें। इस चुनाव में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं। औरंगजेब कहा गया महाराष्ट्र के एक नेता ने, एक और विपक्षी नेता ने आपको तुगलक का, फिर उसके बाद तानाशाह का। क्या आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है इस पे? भाई देखिए, हम तो कामदार है जी, बेनामदार है और हम कामदार लोग जन्म से ही गालियां सुन सुन करके बड़े हुए हैं, लोगों के लाते खाते खाते बड़े हुए हैं और इसलिए इन चीजों को हम मन पर लेते नहीं है। हम एक प्रकार से गाली प्रूफ बन गए हैं। और मैं तो कहता हूँ, लोग मुझे कभी पूछते मोदी जी आपकी इतनी बड़ी एनर्जी का रहस्य क्या है, तो मैं कभी मजाक में कहता हूँ कि मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूँ और उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है। देखिए, मेरी एक बहुत पुरानी कविता है, मुझे अभी याद तो नहीं है जी, लेकिन उस कविता का भाव ये था जी कि मुझे जो पत्थर फेंकते हैं मैं उन्हीं पत्थरों से पक्षी बना देता हूं और मैं उसी से ऊपर चढ़ जाता हूं। और दूसरा मैं कहता हूं कि जितनी गंध उछालेंगे, जितना कीचड़ उछालेंगे जी, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। एक सवाल आखिरी ये है कि माताओं बहनों का आपसे एक विशेष लगाव है। कल हम बंगाल का वीडियो देख रहे थे, उस बंगाल के वीडियो के अंदर महिलाएं, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। एक इमोशनल कनेक्ट जो है, इसको प्रधानमंत्री जी आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट है। मेहरबानी करके जी, इन माताओं बहनों का जो आशीर्वाद है
इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये एक भावात्मक विषय है और मैं मानता हूँ कि मेरे देश का कल्याण करने के लिए मेरी मातृशक्ति को एम्पावर करना चाहिए, स्त्री शक्ति को एम्पावर करना चाहिए, नारी शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। तो मैं एक बड़ी श्रद्धा से, एक पूजा भाव से काम कर रहा हूँ। कृपा करके इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। और मैं चाहता हूँ मैं वैसा ही पूरे भक्ति भाव से इस देश की माताओं की सेवा करूँ, इस देनों की बहनों की सेवा करूँ, इस देश की बेटियों की सेवा करूँ। यूथ वोटर को, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उसको आपका मैसेज क्या होगा प्रधानमंत्री मोदी? मेरा उनके लिए कोई मैसेज नहीं है। मुझे तो देश के युवा का मैसेज चाहिए। मैं देश के युवाओं की इच्छा आकांक्षा के अनुसार चलना चाहता हूं। फर्स्ट टाइम वोटर क्यों वोट करे नरेंद्र मोदी को, फर्स्ट बीजेपी टाइम को? वोटर की इच्छा अनुसार देश बनाना चाहता हूं। हमने अभी जो 2047 का विजन बनाया, करीब 35 लाख नौजवानों से मैंने फीडबैक लिया है और मैं अभी 100 दिन का कार्यक्रम बनाया है जी। मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं 125 दिन का बनाऊं और मैं 25 दिन जो है उसके लिए देश के युवाओं को पूछने वाला हूं। ये 25 दिन के लिए उनके क्या सुझाव है, कौन से काम मैं पहले करूं। तो मैं इस प्रकार से देश के युवकों को उनकी आशा आकांक्षा के अनुसार देश चलाना चाहता जेनजी हूं। जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर? मतलब क्या मतलब होता आपका है? कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? ऐसा है, मैं देश के 140 करोड़ देशवासियों से दिल की ही बात करता हूं जी। मैं तो जीता हूं दिल के संबंधों से जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने हमें समय दिया। नमस्कार जी। और आप 100 से ज्यादा रैली और रोड शो कर चुके हैं। इतनी ऊर्जा आप कहां से लेकर आते हैं? धन्यवाद जी। धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कई सारी बड़ी बातें बोली हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ पूनावाला हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मेरे साथ सुनील यादव हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, मेरे साथ सतीश के सिंह हैं। सतीश जी, शुरुआत आपसे करते हैं। जो सवाल आपके मन में थे उनके जवाब मिले? सतीश जी। नहीं, आपका इंटरव्यू आप बिना डरे हुए आपने सारे सवाल पूछे, इसलिए अच्छा है। और प्रधानमंत्री से एकदम नज़र से नज़र मिला के बात की। आज के ज़माने में ये संभव है कि नहीं, बड़ा अच्छा है। और एक चीज़ जो है, आपका न्यूज़ी इंटरव्यू है, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा। न्यूज़ी इसलिए है कि 400 वाला जो और साउथ वाला, ये दो चीज़ कि साउथ में जो है चमत्कारिक रिजल्ट होंगे, प्रधानमंत्री जी का दावा है। और 400 पर वो 2-3 बार बोले, तो ये अभी आपके मीडिया में पूरे देश में ये जाएगा कि फिर से इन्होंने 400 वाला या फिर ये साउथ का जो चमत्कार प्रधानमंत्री का दावा है, उस लिहाज से ये इंटरव्यू बहुत न्यूज़ी है। दूसरी बात, ये बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँ, जैसे तेलंगाना में क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रोपेगेंडा में, पब्लिसिटी में प्रधानमंत्री जी का जोर नहीं है। अगर कोई उनको चैलेंज भी होगा तो उसको दिखाएंगे नहीं, तो एकदम इम्फेटिक होके यही बोल रहे हैं कि वो तो जीत ही रहे, वो तो आ ही रहे। तो एक तो ये बात रही। दूसरा, बोले कि 400 आराम से आ जाएगा, ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ेगी पूरे देश में। फिर आपने देखा जो प्रोपेगेंडा वाली चीज़ें रहती हैं, उसमें वायनाड है, रामलला वाला है, आरक्षण वाला मैं कहूँगा, फिर पाकिस्तान वाला है, और जो 2 बातें और कि जो कह रहे हैं कि हम गाली प्रूफ हो गए हैं। भले गाली के ऊपर या शब्दों के ऊपर जो भाषा, पर गाली तो दी जा रही है सतीश जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए, अब विपक्ष द्वारा औरंगजेब कहा गया। अभी केजरीवाल ने आप बात सुनिए, तानाशाह का, मतलब संजय राउत ने तो औरंगजेब का प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, कहा तो उसका जवाब है, लेकिन क्या है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी आरोप रहा है कि वो कई तरह की ऐसी बातें कहते थे या बोली निकाल देते हैं जो एक पूरा न्यूज़ बन जाता है। तो कह रहे हैं 2 किलो गाली खरोदी, ये जो इमोशनल कनेक्ट होके एक भावनात्मक अपील करने में उनका वो है। और जैसा आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि ये जो उन्होंने सेना वाला मुद्दा उठाया, वो भी मैं समझता हूँ कि वो एक पब्लिसिटी का वो है कि गली का गुंडा है। जो बोला था, किसी ने बोला था, क्या कहते हैं कांग्रेस वाले ने, तो इनको पता है कि कहाँ से चीज़ उठानी है। लास्ट चीज़
कि महिला और यूथ के बारे में उन्होंने एक बड़ा न्यूज़ी बात कहा। उनको शायद एहसास है कि यूथ के लिए कुछ और करना चाहिए या चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा 25 दिन का हम प्रोग्राम बना रहे हैं। महिलाओं पर उनका बड़ा भरोसा है कि महिलाएं और बहनें जो है उनको वोट देंगी, लेकिन वो यूथ वाले कुछ न कुछ चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं। पर उन्होंने बोला कि मैं तो चाहता हूं यूथ अपनी बात मुझे कहे, मैं उसको अपनी बात ना कहूं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है। शहजाद पूनावाला, सतीश जी ने तो बड़ा सारा विश्लेषण करा है इस साक्षात्कार का, लेकिन नामांकन भी चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। योगी आदित्यनाथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, रोड शो, माफ करिए, रोड शो चल रहा है और कल नामांकन है। भव्य रोड शो हम देख रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं और कितने कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी है 400 को लेकर? क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला कि इस समय विपक्ष की एक ही लाइन है कि बीजेपी और मोदी 400 आएंगे कि नहीं आएंगे। नैरेटिव ये है। सबसे पहले आपको और सभी को हर हर महादेव, क्योंकि काशी की धरती पर किस प्रकार का जन सैलाब उमड़ा है। और क्योंकि आपने रोड शो, नामांकन से पहले जो रोड शो हो रहा है उसकी बात की, तो 1200 वर्ष पहले इसी रूट पर वाराणसी या आप कह सकते हैं विश्वनाथ वंदन करने के लिए आदि शंकराचार्य ने जो यात्रा निकाली थी, मुझे लगता है कि हमारे साधु संतों ने भी वहाँ पर जो दर्शालु जाते हैं वो भी, और आज प्रधानमंत्री भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उसी रूट पर यात्रा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक विकसित काशी और विरासतपूर्ण काशी का हमें प्रतिबिंब देखने मिल रहा है वहाँ पर। और वहाँ पर लाखों लोगों को जिस प्रकार से अलग अलग रोजगार के अवसर मिले, जब 13 करोड़ श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच पाए हैं काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद, वहाँ पे घाटों की जो सफाई हुई है, वहाँ पर जो जैपनीज एंसेफेलाइटिस का प्रकोप रहा करता था पूरे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, आज वो समाप्त हो चुका है। वहाँ पर जिस प्रकार से रिंग रोड हो या चाहे चौड़ीकरण हो सड़कों का, तो वो सारी चीज़ें। परंतु 2-3 बातें जो सतीश जी ने कही थी, देखिए मैं सतीश जी की एक बात से एग्री करता हूं। बड़ा न्यूज़ी इंटरव्यू था। अमीश जी, आपने पास्ता कैसे बनाते हैं प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं, प्रधानमंत्री जी को क्या पसंद है खाने में, ये सारे सवाल नहीं पूछे। तो मैं आपको उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों को आपने आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछे। क्योंकि हमने तो देखा है कि कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री है कि एक मीम शेयर कर दो तो कोलकाता पुलिस आपको नोटिस भेज देती है। आपने तो सारे सवाल बेबाकी से पूछे, तो आपको शुभकामनाएं इसके लिए। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा सेना के विषय पर, सेना का विषय केवल सड़क का गुंडा कहने वाली बात संदीप दीक्षित की नहीं है मान्यवर। अभी मोदी विरोध करते करते 26/11 पर कसाब को क्लीन चिट वड़कतीवार जी ने दिया, एलओपी है कांग्रेस के। अभी पुलवामा और पूंछ पर स्टंटबाजी हो रही है, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने यह बयान दिया है। और केवल इतना नहीं, रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ इसका भी कुछ अता पता नहीं है। यह तो आर्मी ने आकर कहा था ना सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। आपको मोदी पसंद नहीं, ठीक है, नहीं, प्रधानमंत्री से मैंने ये सवाल पूछा, प्रधानमंत्री ने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करें। अगर मेरी नहीं माननी तो पाकिस्तान वालों की मान ले। पाकिस्तान वाले खुद कह रहे हैं कि हुई है भाई, उनकी सदन में यह बात बोली गई। और देखिए, जहां तक बात है, और 10 सेकंड केवल मैं लूंगा जी। देखिए, आज केवल प्रोपेगेंडा की बात ये नहीं लगती है कि संविधान बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी पर चिपकाया जाता है, ये प्रोपेगेंडा की बात नहीं लगती है। जब भारतीय जनता पार्टी जो बात नहीं कहती उसको चिपकाया जाता है। मैं आज सिर्फ इतना पूछा था, तो साजन जी बैठे हैं, धार्मिक आधार पर आरक्षण देना, और ये भी SC ST OBC कोटे से जो उन्होंने किया है, कर्नाटक में किया है, तेलंगाना में, आंध्र में, AMU में किया है, एक बार लिखित में दे दे कि नहीं हम मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देंगे धार्मिक आधार पर, और हम काटकर SC ST OBC का नहीं देंगे। AMU में हम SC ST OBC आरक्षण के पक्ष में, एक बार कहकर बंद कर दे इस विषय को। क्यों नहीं करते? उल्टा वोट जिहाद की बात करते हैं, राम मंदिर को बेकार बोलते हैं। ये उनकी जो प्रवृत्ति है वो बार बार बाहर सामने निकल कर आती है। इसमें प्रोपेगेंडा क्या है? सुनील यादव, मेरे को सुनील यादव के पास जाना है। सुनील यादव, क्या प्रोपेगेंडा विपक्ष कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा के, राम मंदिर पर सवाल उठाकर, और प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो चल रहा है इस समय काशी विश्वनाथ की नगरी के अंदर। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस ऑपोजिशन कर रहा है जिसमें तुष्टीकरण है? देखिए अमीश जी, मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगा कि आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू किया और प्रधानमंत्री जी ने आपसे आंख मिलाकर के बात की, तो उसके लिए आप साधुवाद हैं, आपको साधुवाद। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी देश के किसानों से आंख नहीं मिला पा रहे हैं, देश के बेरोजगारों से भी आंख नहीं मिला पा रहे हैं, देश की माताओं बहनों से भी आंख मिलाकर के बात नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन आपसे कर गए तो आपको बधाई। मैं केवल एक बात कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैंने इंटरव्यू सुना, कुछ बातें उन्होंने आधी सच बोली हैं। आपने पूछा कि आपका कोई खास दोस्त, उस पर गोल गोल कर गए। मुझे लगता है पूरा देश दुनिया जानती कि उनका सबसे खास दोस्त कौन है, जिसके खिलाफ अभी थोड़े दिन पहले बयान भी उन्होंने दिया अपने दोस्त के खिलाफ। लेकिन जो सवाल आपने किया है, विपक्ष मुद्दों से नहीं हटने दे रहा मोदी जी को। आप देखिए 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री रहे और 10 साल बाद उनके भाषण कहां से शुरू होते हैं? आरक्षण से। दूसरे दिन बदल जाता है, पर लालू जी ने मंगलसूत्र बोला, पे आ जाता है। सुनील जी आपने तीसरे दो बातें दिन- बोली। सुनील जी माफ नहीं, करिए, आपको मुझे- टोक रहा हूं, आपको 10 सेकंड के लिए टोक मुझे रहा हूं, फिर कह आपको लेने मौका दे दीजिए। रहा हूं। सुनील जी आपने बोला मुस्लिम आरक्षण की बात लालू प्रसाद यादव ने बोली, इंडिया अलायंस के पार्ट है, पॉइंट नंबर 1। जहां तक आपने बेस्ट फ्रेंड की बात करी, प्रधानमंत्री ने बोला देश की जनता मेरी बेस्ट फ्रेंड है। प्रधानमंत्री ने उसका गोल गोल जवाब नहीं दिया, स्पष्ट जवाब दिया। नहीं नहीं नहीं, क्यों अडानी का नाम लेने से क्यों डर गए मोदी जी? उनसे खास तो कोई है नहीं। दूसरे नंबर पे तो अमित शाह जी हैं, पहले नंबर पे अडानी जी हैं। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, क्योंकि मैं भी विपक्ष की तरह, विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष ने अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी को घेर लिया है। और ये देश की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा आपके कार्यक्रम के माध्यम से। चौथे चरण का चुनाव हो गया और देश में मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। मोदी जी ने तो चाहा कि आरक्षण खत्म होने पर बहस हो जाए, मंगलसूत्र पे बहस हो जाए, भैंस पे बहस हो जाए, कमरों पे बहस हो जाए, मुसलमान पे बहस हो जाए, पाकिस्तान पे बहस हो जाए। लेकिन विपक्ष ने ऐसा घेरा है कि देश चाहता है महंगाई पर बहस हो, बेरोजगारी पर बहस हो, देश चाहता है देश की सीमाओं पर ठीक है, बहस हो। शहजाद अमित जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात शहजाद कह पूनावाला, रहा हूं। शहजाद पूनावाला। मैं एक बात कह के अपनी जी जी, बात एक खत्म एक कर शहजाद रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, फिर सुनील जी आप बोल लीजिएगा। शहजाद 40 सेकंड, देन सुनील जी। साजन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये राम मंदिर बेकार है, ये महंगाई पर तो बहस थी। ये राम मंदिर में जाने वाले पाखंड करते, ये महंगाई पर बहस थी। ये द्वारका में, और ये यदुवंशीय होने का दावा करते हैं, द्वारका में मोदी जी नाटक कर रहे हैं, ये तो बहस थी बेरोजगारी पर। ये बेरोजगारी पर बहस थी कि हम शक्ति के खिलाफ लड़ेंगे और सनातन को समाप्त करेंगे। ये सारे विषय, और पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण दे देंगे, ये सारे जो मुद्दे थे जो गिना रहे हैं, वोट जिहाद करने की जब बात हुई, ये सारे मुद्दे थे। ये मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई के थे। अरे मान्यवर, बेरोजगारी और महंगाई पर पिछले 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, उसमें 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी, 2 राज्यों में, छत्तीसगढ़ राजस्थान में करारी हार हुई, और मध्य प्रदेश जहां पर हमारी सरकार थी, इन्हीं मुद्दों पर चुनकर आई। इसीलिए आप इस पर बहस नहीं चाहते हो, और बहस चाहते हो भाई बहू बेटियों पर, तो स्वाति मालीवाल पर एक शब्द बोल दीजिए। आज तो स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री के दफ्तर में और उनके घर पर सुरक्षित नहीं है। और गजब की बात यह है कि इंडिया अलायंस जो इतने दिनों से महिलाओं के विषय पर बोल रहा था, वो नेहा हिरेमत के विषय पर चुप हो जाता है। ठीक है, जवाब शाहजहां सुनील, शेख के सुनील, विषय पर चुप हो जाता ओके, है। सुनील आज यादव, स्वाति सुनील मालीवाल यादव, के सुनील विषय पर यादव, चुप आपका हो गया। जवाब जरूरी और है। खास दो, एक वाक्य और, एक वाक्य और, देखिए- और एक वाक्य और, एक वाक्य और, केवल एक वाक्य और, केवल एक वाक्य और, केवल एक वाक्य। अभी इन्होंने अडानी की बात की। अरे अधीर रंजन चौधरी ने 2 ही दिन पहले बयान दिया है कि अडानी अंबानी के विषय में तो हम पार्लियामेंट में इसलिए बोल रहे थे क्योंकि पैसे नहीं आए, पैसे मिल गए तो हम चुप हो गए। अब उन्होंने तो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि कांग्रेस की उगाई की पॉलिसी क्या है। ओके, सुनील यादव। तो क्या उन्होंने टेम्पो का नंबर बताया, टेम्पो बताई, टेम्पो का मॉडल बताया, कितना पैसा पहुंचा ये बताया? गुमराह कर वो देंगे। तो आपको हम बताएंगे ना, जानते हैं आपके कि साथ। आपकी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग हो रही है। हम प्रधानमंत्री जी की एक बात से सहमत हैं। उन्होंने कहा पूरे देश में आंधी है, लेकिन वो आंधी बीजेपी के खिलाफ है। और अमित जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, जैसे आप लोगों के सूत्र है ना, भारतीय जनता पार्टी जान गई है कि वो सत्ता से बाहर जा रही है 4 जून को। मोदी जी और सारी पूरी भारतीय जनता पार्टी, शहजाद भाई से लेकर के, सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं टीबी से लेकर चुनाव तक कि विपक्ष में मजबूती से आ जाएं। सरकार में नहीं आ रहे, इस बात को तो स्वीकार कर लिया है। क्योंकि 400 पार की बात जो है ना, ये लोग 200 पार नहीं आ रहे हैं। अधिकतम 150 या 160 सीट पर भारतीय जनता पार्टी से देखिए सतीश जी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शहजाद पूनावाला। एक वाक्य जी। मेरे बड़े भाई सुनील जी ने अभी कहा कि हमारी तो सरकार नहीं आ रही, हालांकि हमारे पीएम का कैंडिडेट घोषित है। मैं सुनील जी से नाम नहीं पूछता, केवल सुनील जी इतना बता दे कि इंडिया अलायंस का प्रत्याशी पीएम चेहरे का वो पीडीए समाज से होगा। हमारा तो है ओबीसी समाज से है।
इतना ही बता दो, मैं नाम भी नहीं पूछ रहा हूं। इन्होंने अभी कहा कि हमारी सरकार आ रही है, आंधी आ रही है, आंधी में उड़ जाएगी भाजपा, 200 नहीं आ रही है। चलिए, मैंने सारी चीजें स्वीकार ली, तो आपका कोई नाम तो होगा, कम से कम इतना बता दीजिए कि वो नाम पीडीए समाज से होगा, इतना बता दीजिए। ओके, जवाब 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 देखिए, सुनील यादव, ये एक ऐसा शहजाद सवाल है भाई जिसमें का, आप लोग फंस जाते ये हो। शहजाद भाई का बड़प्पन है, ये नहीं, ये शहजाद भाई का बड़प्पन है कि उन्होंने इस बात को मान लिया कि वो सरकार में नहीं आ रहे हैं, और जो वो मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं, इस देश का अगला जो पीएम होगा वो पीडीए से होगा और समाजवादी सोच का होगा। अब बताइए, अच्छा, अब विपक्ष में बैठ इंडिया पाएंगे? अलायंस का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाए? ऑफिशियल स्टेटमेंट मतलब राहुल गांधी खारिज क्यों? है ना? हम क्या हैं? राहुल गांधी को खारिज कर दिया, ममता बनर्जी खारिज कर नहीं, दिया, नहीं, नहीं, अरविंद केजरीवाल खारिज कर दिया। देखिए, ये कौन से देखिए, पीडीए से देखिए, भाई? देखिए। नहीं, अभी हम अभी आपको- ब्रेकिंग न्यूज है। हम एक आपको सेकंड, एक धन्यवाद सेकंड। दे रहे हैं कि कम ये से कम breaking news टीवी है, पर breaking आपने news इस है। बात को स्वीकार कर अमित लिया जी, कि एनडीए अमित जी, सरकार और अमित जी। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हो रहे हैं। अरे देखिए अमित जी मौका दीजिए 10 सेकंड। चलिए, सुनील जी, मैं अपनी हमारा बात पूरी कर लूं। हम अमित जी, अपनी ऐसा बात है। पर टिके हैं, अमित जी, लेकिन एक इसका सेकंड। मतलब अरे भाई, है जी, जी। कि अगर सुनील जी, पीडीए मेरी का बात तो हो जाने प्रधानमंत्री दीजिए। बन रहा है, इसका मतलब मोदी जी सुनील जी, नहीं मेरी आ बात रहे तो हो हैं ना। जाने दीजिए, मेरी बात तो हो चौथे जाने चरण दीजिए, के बाद मेरी तो बात हो जाने प्रधानमंत्री दीजिए। जी ने मैं मान लिया आपका- भाई, बोलिए। अरे मेरी बात हो जाने दीजिए सुनील जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ऐसा है, देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो आप ही के केजरीवाल जी ने 2 दिन पहले भाषण देते देते कहा कि अगला चुनाव पीएम जीत रहे हैं, पीएम जीतने के बाद किसी और को बताने वाले हैं 17 सितंबर 2025 को। तो पहले तो आपने कंफर्म कर दिया हमारी सरकार आ रही है। मैंने कहा कि आपके तर्कों को मानते हुए अगर मान लिया जाए तो आप कम से कम ये तो बता दीजिए। पर मैं आपका स्वागत कर रहा हूं कि आपने ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल को इस रेस से बाहर कर दिया, शरद पवार को। यह आपने क्या पिछली बार आपने बोला था कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ने वाले मानक गुप्ता के शो पर? अब वो बात सच नहीं हुई, पर यह बात कम से कम आप इंडिया अलायंस के प्रवक्ता के रूप में कह रहे हैं, इसको मान लिया जाए ना कि होगा तो इसमें से ममता दीदी नहीं होगी, अखिलेश अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, राहुल जी नहीं होंगे, ये आप बोल रहे हैं ना? अरे इंडिया अलायंस अरविंद की जी तरफ का से। तो एक चक्कर बार ही खुद दूसरा से बोल पड़ गया है, दीजिए। उनके यहाँ तो स्वाति मालीवाल का मामला हो गया है, वहां तो मामला ही देखिए, दूसरा हो देखिए, गया। देखिए। ओके ओके देखिए अमित जी, जी, अमित जी, आप भी शहजाद भाई को धन्यवाद दे दीजिए, क्योंकि ये इकलौते भारतीय जनता पार्टी अरे आप के एक वो दूसरे नेता को दे जिन्होंने इस दीजिए, बात को स्वीकार कर मेरे लिया, को जो बीच हम में लोग क्यों कह डाल रहे रहे हैं? वो भी आपको ठीक है। डायरेक्शन पा रहे हैं, आप भी उनको नहीं, डायरेक्शन क्यों पा रहे हैं। गवाह तो कोई होगा ना, गवाह तो सतीश जी बीच गवाह में हैं। रहेंगे ना, आप क्यों भाग रहे हैं? सतीश जी आप तो गवाह हैं। बहादुर यहाँ पत्रकार पर हैं, नेताओं आपने के तो बोली का कोई प्रधानमंत्री जी गवाह से नहीं होता। आंख से आंख मिला करके बात की है। जी, बोलिए बोलिए सुनील जी, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। मैं क्यों ये सुनील कह जी, रहा हूं? एक अभी ये सवाल कह मुझे रहे हैं समझ कि में नहीं आया, शंकराचार्य एक जी पॉइंट के मुझे रास्ते समझ में पर नहीं आया। चलना लास्ट जी, जी। टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। काशी से चुनाव लड़े, नंबर 2 पे शालिनी यादव को बहुत अच्छे वोट मिले। इस बार आपने वो सीटी कांग्रेस को दी थी, अजय राय को, जो नंबर 3 पर आया था। मतलब ये आपका सीरियसनेस दिखाता है ना कि आप देखिए, मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं या मजबूरी के साथ लड़ना चाहते हैं, ये सवाल है। देखिए अमित जी, मैं केवल एक अमेठी में कांग्रेस ने बोला बड़ी प्लानिंग के साथ हम काम कर रहे हैं, बड़ी प्लानिंग के साथ काम हम कर रहे हैं। अमेठी के अंदर राहुल गांधी नहीं लड़े, प्रियंका वाड्रा नहीं लड़ी, तो क्या आपको लगता नहीं है ये लूपहोल्स केवल है? एक बात कह रहे हैं जी, ना ना ना, मैं कह रहा हूं 4 जून को जब रिजल्ट आए तब आप देख लीजिएगा अमेठी का रिजल्ट, तो भारतीय जनता पार्टी कई लाखों से चुनाव हारती हुई नजर आएगी और 1.5-2 लाख से चुनाव हारने जा रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है, देश का चुनाव है, देश के मुद्दों का चुनाव है, यह किसानों के भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, गरीब को तरक्की की तरफ ले जाने का चुनाव है, जवाब दे लेते हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का चुनाव है। तो इससे बीजेपी भाग नहीं सकती है। और मैं फिर कह रहा हूं, आपके कार्यक्रम में 4 जून को, फिर 4 जून के बाद जब कभी डिबेट होगी, बिल्कुल बिल्कुल सर, 4 जून को ही होगी सर। 4 जून सर, के 4 बाद, जून को सुबह 6 बजे से उसके हम बाद यहाँ जब मौजूद डिबेट रहेंगे होगी। एक एक नंबर बताने के लिए। लेकिन मेरे साथ सतीश जी अरे, हैं। मैं- सतीश, मैं- एक सेकंड, मेरी सतीश पूरी जी, बात नहीं सतीश सुन जी क्या रहे। विपक्ष, 2 सेकंड की मेरी बात सुन लीजिए। पॉलिटिकल 2 सेकंड की बात सुन लीजिए। 2 सेकंड बोलिए, 2 सेकंड की। बोलिए बोलिए सुनील जी। मैं केवल ये कह रहा हूं, 4 जून के बाद जब भी आप भी अपने कार्यक्रम में माननीय मोदी जी का नाम लेंगे तो आप भी पूर्व प्रधानमंत्री कह करके उनको संबोधित करेंगे। ओके, क्या कहना चाहते हैं सतीश जी आप? देखिए, बीजेपी एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ती है। नरेंद्र मोदी की रणनीति हमने आज से नहीं देखी, बीते 23 सालों से देखी है, जब वो गुजरात के पहली बार प्रधानमंत्री बने। और
आपने उसको ट्रैक भी करा है बतौर सीनियर जर्नलिस्ट। क्या आपको लगता है इट इज सो इजी टू व्हाट जो ऑपोजिशन कह रहा है, जो क्लेम्स है निश्चित तौर पर चुनाव में होते हैं, लेकिन क्या उस तरह की परिपक्वता, क्या उस तरह की मेहनत, क्या उस तरह की प्लानिंग, क्या उस तरह का एग्जीक्यूशन है विपक्ष? देखिए, विपक्ष इस मामले में तो सक्सेसफुल हो गया है कि कुछ मुद्दे उन्होंने खड़ा कर दिया है, और वो भी एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी हो सकता है, जैसे संविधान वाला, आरक्षण वाला। आरक्षण पे जो जो लूपहोल्स एक दूसरे का रहता है उसको उठाकर सामने खड़ा कर दिया जाता है, वो जो कर दिया है। दूसरी बात आपने कहा प्लानिंग, स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन, कोऑर्डिनेशन। अंत दिनों में ये कुछ जो विपक्षी पार्टियां अलायंस में आई हैं उनके बीच कुछ जगह कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल मुझे उसका अभाव दिखता है। मेरे अभाव इन द सेंस कि मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के साथ ठीक है, समाजवादी पार्टी के साथ ठीक है, ये दो ठीक लगते हैं। बाकी उतना ठीक हमें डीएमके के साथ भी ठीक था, बाकी कमी है। वो तो देखने में आप कम्युनिस्ट और कांग्रेस ऐसे अलग अलग लड़ते हैं। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं बात पे। शहजाद, यू वांट टू? मैं एक बात कहना चाहता हूं पहले। जी। देखिए, वो भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। मैं ये देख रहा हूं, अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि भैया इस तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, मोदी की गारंटी है, घोषणा पत्र भी मोदी जी, चेहरा भी मोदी जी, पार्टी भी मोदी जी, सब चीज। तो सामने है कौन? ये इस पर एम्फेसिस आपके इंटरव्यू से निकला है। इससे पहले कुछ दिनों से मैं देख नहीं रहा था कि भाजपा वाले ये वाली बात उठा रहे हैं कि भाई विपक्ष का चेहरा कौन है, विपक्ष का कोऑर्डिनेशन कहाँ है, विपक्ष की नीतियां कहाँ है। इसको मैं प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी का हिस्सा मानता हूं, स्ट्रेटजी मानता हूं। ओके, लेकिन समय मुद्दा बेरोजगारी, युवा आदि आदि वाला खड़ा कर चुका। ओके शहजाद। देखिए, अगर ये सारे मुद्दे उनको लगते कि मोदी जी के सामने टिक पाते तो वोट जिहाद की बात नहीं करते, तो पूरा आरक्षण मुस्लिमों को देने की बात नहीं करते। पर क्योंकि संविधान की बात सुनील जी ने की है, सुनील जी 370 जब तक लागू था, संविधान जम्मू कश्मीर तक लागू ही नहीं हुआ। आज लागू हो रहा है और आज चुनाव भी हुए, वहां पर आपने देखा कितनी टर्नआउट हुई। एक बार बोल दीजिए कि 370 जो हटने के बाद SC ST समाज को पहली बार अधिकार मिला, आप 370 वापस लाने के पक्ष में या हटाने के पक्ष में? आपने संविधान बचाने की बात की, तो आप ही बता दीजिए 370 के पक्ष में है या 370 हटने के UCC के पक्ष में जो संविधान में है, या शरिया कानून के जो संविधान में नहीं है? सतीश जी 10 सेकंड। मैं एक बात बिल्कुल साफ कह रहा हूं हमसे। ओके सुनील जी 10 सेकंड। मैं तो 370 हटाने के पक्ष में हुआ जी। अमित जी, मैं केवल एक बात साफ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से आई थी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जाएगी, और यही उत्तर प्रदेश ये आप 2022 में भी कह रहे थे, ये आप 2022 में भी कह रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर जनता जनार्दन है। क्या वो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार चुनकर लेकर आ रही है, जैसा ओपिनियन पोल्स ने लगातार कहा, या फिर इस बार विपक्ष की बारी आ रही है? ये तो कहने की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं भी देश घूम रहा हूं, विपक्ष के अंदर जो मुद्दों की बात हो रही है, कुछ मुद्दे जरूर उन्होंने बनाने का प्रयास किया है, लेकिन प्रयास है, वो जनता पे चिपक पा रहे हैं वो जरूरी नहीं है। लेकिन आज मेरे साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने हर वो सवाल का जवाब दिया है जिसका जवाब ये देश यानी आप सुनना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के भव्य और दिव्य रोड शो की भव्य कवरेज न्यूज़ 18 पर लगातार जारी।